आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, मुल्की सियासत में इन हाउस तब्दीली का शोर तेज़ हो गया है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के नंबर्स पूरे करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है और गवर्नमेंट के इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। पहले जरदारी साहब ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी कोशिश की। 14 साल बाद गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ भी चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ उनसे ताउन मांगा, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया है। बल्कि आज काफ लीग के वफाकी वजीर मोहन सलाही ने अपोजिशन की सरगर्मियों को सियासी तमाशा कह दिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें मशवरा दिया है कि पीटीआई वालों को कह दें कि घबराना नहीं है, काफ लीग गवर्नमेंट का साथ निभाएगी। जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने मोहन सलाही को मुखातिब किया और कहा कि पीटीआई घबराने वाली नहीं है, घबराने वालों को आज चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया है, हमें चौधरी बरादरान पर पूरा एतमाद है। मोहन सलाही के बयान के बाद अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप आखिरी उम्मीद है, जिसके साथ बैकडोर राब्ते जारी हैं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की पोजीशन में है, चूँकि बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई, चौधरी बरादरान से शहबाज शरीफ ने भी मिल लिया, लेकिन अभी जहांगीर तरीन ग्रुप अपोजिशन के लिए आखिरी उम्मीद है। इस उम्मीद को सामने रखते हुए पोजीशन क्या देख रहे हैं आप अपोजिशन की? दुआ, बात यह है कि सियासी माहौल तो बिल्कुल गर्म है और कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जिस तरीके से जो कभी मिलते नहीं थे, जो उसी की तरफ देखना नहीं चाहते थे, वो भी मिल रहे हैं। और जैसे आपने भी बात करी थी, शहबाज शरीफ जो है चौधरी बरादरान के पास भी गए हैं, फिर मोहन सलाही के अलग एक बयान भी आ गया है हुकूमत की फेवर में। लाइक वाइज जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। सब अगर चीज़ों को देखें तो लगता है कि खिचड़ी कहीं नहीं पक रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन इन्वायरमेंट्स में, जबकि अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ से चाइना से होके आए हैं, अभी 24 तारीख अनाउंस हो गई है ही इज़ गोइंग टू रशिया। उसके बाद ये हमारे चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ अमेरिका जा रहे हैं। तो थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जियोपॉलिटिकल भी और इंटरनल हमारी सिचुएशन है वो भी नज़र आती है कि जैसे दहशत के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। 27 फरवरी हमारे सामने है, 23 मार्च को एक अलग पीडीएम का जलसा जो तहरीक चलने के लिए वो भी बात हो रही है। इशू ये है कि क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को और क्या नुकसान होगा हुकूमत को अगर ये कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। क्या इन्होंने सोचा? अवाम को बात यह है कि क्या करना चाहते हैं। इमरान को हटा देंगे, ठीक है, आई एग्री, चलेंगे, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाट विल यू डू? आप यहाँ पर असेंबली तोड़ेंगे या लड़ाई होगी पीपल्स पार्टी में, पीएमएल में कि जी हमने किसको 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर लेके आना है। क्या वो 1 साल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिलीवर कर सकेगा? उसके अंदर जो इनको नुकसान होगा वो अलग है। फिर एक दूसरे पे एलिगेशन काउंटर एलिगेशन होंगे, वो भी बात है। सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी जहांगीर तरीन का ग्रुप, वो आई थिंक वी वेरी क्लियर, उनके पास काफ़ी बड़ा ग्रुप है, पूरी कोशिश करी पीएमएलएन से मुलाकात करने के लिए। दैट इज गोइंग टू स्विंग, जो है वोट स्विंग है, वो ये है कि ये किसकी तरफ जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा स्टेप जहांगीर तरीन विल हैव टू थिंक ओवर इट कि मुझे अपनी पार्टी को जिसको बनाया उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, व्हाट ही विल गेन आउट ऑफ दैट। ये उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, ये चीज़ें सोचने की। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहे 2 हफ्ते में लेकर आते हैं, नाकाम हो जाती है, रह जाती हैं, उसके बाद व्हाट विल हैपन? 6 महीने के लिए देर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इसका मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो जाएगा। एट दैट मीन्स कि नए जनरल इलेक्शन की तैयारी होगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने की जरूरत है मेरे ख्याल में। ये अपने आप केसेस को बचाने के लिए जो भी क्लोज होने वाले हैं, इंडिक्टमेंट होने वाली है,
शहबाज शरीफ की, उसको बचाने के लिए ये सब मिल के कॉमन इंटरेस्ट से कर रहे हैं। आई थिंक अभी भी आई फील 60% चांसेस कि देयर विल नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और 40% देयर माइट बी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही जी। आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको क्या लगता है जहांगीर तरीन ग्रुप ऑपोजिशन के लिए अब आखिरी उम्मीद है? जाहिर है जो इत्तेहादी हैं उन्होंने तो फिलहाल कोई ब्रेक थ्रू सामने नज़र नहीं आया। आपको लगता है कि अब ये तहरीक अदम एतमाद को लेकर ऑपोजिशन के पास क्या पोजीशन है? देखिए, दुआ बात सिंपल सी है कि मैं पिछले हफ्ते भी जब बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कोई तो है जो इन्हें मिला रहा है, बिठा रहा है, और जिन लोगों के पास हिज़्ब इख्तिलाफ को जाना चाहिए था वो लोग खुद MQM की मिसाल सामने है, GDA के लोग आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर मौजूद है। और ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा ना कि साल कौन चलाएगा, नहीं, ये अदम एतमाद इसलिए नहीं आ रही, अगर आनी है तो आपको कोई सिस्टम के इसके 5 साल पूरे करने, ये तो आएगी इसलिए कि जो देखा जा रहा है कि जी क्वेश्चन शफाफ इलेक्शन पे हैं, नवाज शरीफ की अपनी क्या डिमांड है, जरदारी साहब की क्या डिमांड है, फिर वो कोई क्या चाह रहा है, वो क्या सारे मिल के, क्योंकि ये बज़ाहिर मुलाकातें इसलिए हो रही हैं। आज देखें ना, मुनस इलाही ने कितना कैटेगोरिकली उन्हें बताया कि सियासी लोगों को ये काम करना होता है। एक तो ये समझने की बात है कि मुनस इलाही इमरान खान से उम्र में आधे होंगे और उन्होंने तजर्बे की बात अपनी फैमिली बैकग्राउंड से की है, जो इमरान खान साहब को 3.5 साल के इक़्तिदार में भी समझ नहीं आई कि कुट्टी करके बैठ जाना मसले का हल नहीं होता। सियासत इस चीज़ का बिल्कुल नाम नहीं है, और हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई करप्शन पे कंप्रोमाइज करने जाए, बल्कि सिस्टम को साथ लेके चलने का मतलब ये होता है कि आप केसेस अलग चलाएं। लेकिन ये बात प्राइम मिनिस्टर की समझ में नहीं आने वाली है। अब अगर चौधरी परवेज इलाही के पास आसिफ जरदारी भी पहुंचे, फजलुर रहमान भी पहुंचे और शहबाज शरीफ भी पहुंचे, तो किसी ने तो इन सब की बैकग्राउंड मुलाकात का पहले से अरेंज किया था। अब कुछ खबरें आई कि जी बात ही कोई नहीं हुई, जरूरत ही नहीं बात करने की, कोई बात अगर कोई कर रहा है तो वो कोई ही करेगा। ये सब एक दूसरे के साथ मामलात में जा रहे हैं। शर्तें क्या होंगी, ये इस तरह नहीं होता। ये मुलाकातें भी शराइत की खुलने की बातें सामने लेके आ रही हैं, क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर है कि आपको बताना पड़ेगा आपका एजेंडा वो तरमीम का क्या है जो आप इंतखाबी इस्लाहत के नाम पे करना चाह रहे हैं, क्या गलत हुआ है और आइंदा आप क्या ठीक करना चाहेंगे। ये ऐलान उसी वक्त आएगा अगर नो कॉन्फिडेंस के मूव स्पीकर की टेबल पे आए। वो पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही की टेबल पे आएगी या वो कौमी असम्बली के असद कैसर की टेबल पे आएगी, क्योंकि असद कैसर बड़े क्लियर हैं कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। परवेज इलाही खानदान मिल रहा है और अभी तक उन्होंने यही कहा है ना कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन अगर वो किसी बात पे ओपन होंगे तो वो टेबल जब हो जाएगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके साथ ही सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगी। उससे पहले हमें आनियां जानियां लोगों की देखनी होंगी। लेकिन बातें जब हो रही थी वो यही हो रही थी कि जी फरवरी मार्च इस लिहाज से बड़े अहम हैं। सही 14 से 24 फरवरी की बात हो रही थी कि कुछ ना कुछ इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। अच्छा, क्या अब क्लैरिटी आती है? लंदन से नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, वो कहाँ पे जाके उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे या कहाँ जाके वो कहेंगे कि जी देखें ये है मेरा विक्ट्री स्टैंड और ये हमारे अदालतों के केसेस थे जो फैब्रिकेट किए गए थे, जो उनका इल्ज़ाम है शुरू दिन से, और वो उसके ऊपर जज की एक वीडियो ऑडियो सब कुछ सामने भी लाए हुए हैं और वो मुतालबा कर रहे थे कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमांड होना चाहिए और नैब को पहले सवालात के जवाबात देने हैं मरियम नवाज के केस पे। तो ये सारी चीज़ें तभी किसी एक साइड पे जाकर लगेंगी जब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाएगा और उनके जवाबात आने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब कुछ कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जब भुट्टो महरूमा के खिलाफ पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उसको कामयाब बनाने में भी नवाज शरीफ आ गए थे बतौर वज़ीर आला पंजाब, और जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ गेम उनके हाथ से चली जाएगी, ये तो मुस्तफा जतोई के हाथ में आ जाएगी, तो वो पीछे हट गए और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। लेकिन उसके अल्टीमेटली बेनिफिशरी नवाज शरीफ रहे कि जब आम इंतखाबात जल्दी हुए तो उसमें मुस्तफा जतोई का पत्ता काट कर नवाज शरीफ ही IGI के सरबराह भी बने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने। वो इन खेलों के पुराने खिलाड़ी हैं और अपनी बात को समझना करना जानते हैं। अब उनके हाथ में कितना रह जाएगा ये 2-3 हफ्ते में क्लियर हो जाए। सही जी। अयाज साहब, दुआ देखें, वैलेंटाइंस डे जा रहा है, मोहब्बत का दिन है, तो एक इजहार मोहब्बत तो आज हमने देख लिया मुनस इलाही ने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने,
और मेरा ख्याल है तारीख़ में इमरान खान साहब को चौधरी ख़ानदान और मोना सिलाई इतने अच्छे नहीं लगे होंगे जितने आज उनको बाकायदा प्यार आ रहा था मोना सिलाई पे। उनकी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही थी। हम ज़ाहिर है चीज़ों को तजिया चीज़ें देख के कर रहे होते हैं ना। जब पहला मरहला हुआ था इलेक्शन का केपी में, तो हमने देखा कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत गेन कर लिया। कल एक रिज़ल्ट आया तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया मामला। उसमें पीटीआई के वो जिनको कि नाहल करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो मेयर भी बन गए हैं डेरा इस्माइल खान के। और ख़ासा फ़र्क है वोटों में पीटीआई और जेयूआई में। और उसके बाद फैसल करीम कुंडी इतने इम्पोर्टेंट लीडर पीपल्स पार्टी के, वो तीसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं। और पीएमएलएन को तो वहाँ कोई 700 के करीब शायद वोट मिले हैं या 72 वोट मिले हैं, मुझे नहीं पता। बहुत ही बुरा रिजल्ट रहा पीएमएलएन के लिए। तो एक वो हो गया, एक आज हमने देख लिया मोना सिलाई ने। वो बिल्कुल ठीक बात की मोना सिलाई ने कि अगर कोई घर आता है तो मुझे याद आ रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब एक बार डील करके सऊदी अरब चले गए थे तो कुलसूम नवाज साहबा ज़ाहिर है यहाँ पे वो कैंपेन कर रही थी उनके लिए। और उसके बाद एक मीडिया टॉक की उन्होंने कुलसूम नवाज साहबा ने, मरहुमा ने, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। और उसमें उन्होंने वो सारे ओहदे ख़त्म कर दिए जो चौधरियों के ओहदे थे, वो भी ख़त्म करके, और उसके बाद वो सीधा उनके घर आई और चौधरी बरादरान ने उन्हें खाना खिलाया। और बड़े उन्होंने शिकवा तक नहीं किया कुलसूम नवाज साहबा से कि आप ये करके आई हैं हमारे साथ, और फिर उसके बाद हमारी तरफ आ गई हैं। बड़े एहतराम से, इज्जत से उन्होंने उन्हें रुखसत किया। तो चौधरी तो चूँकि ये मशहूर हैं इस हवाले से कि वज़ादार लोग हैं, ये किसी मौके पे भी इस लेवल तक नहीं जाते। कोई दूसरी तरफ से अगर मुखालफत आ जाए तो आ जाए, इन्होंने उस हद तक नहीं जाना होता। तो मोना सिलाई ने बिल्कुल क्लैरिटी से बात कर दी। मुझे आपको बताऊं, मतलब अजीब बात लग रही है कि मुझे लग रहा है ये सारी साजिश जो हुई है ना तहरीक-ए-एतमाद लाने की, ये छोटे कायद के खिलाफ हुई है। अच्छा, अब पता नहीं इसका मेन कौन है इस साजिश को रचने वाला, कि वो उनको इतना ज्यादा वो ये भी कह दिया कि जी ठीक है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो बन जाएं तहरीक-ए-एतमाद के बाद। और वो उन्होंने दौड़ लगा दी उसके बाद फिर, और 14 साल बाद यहाँ भी चले गए चौधरी बरादरान से भी मिलने। उन्हें ख्याल आ गया जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि आज उन्हें चौधरी शुजात की उसका भी ख्याल आ गया। मुझे लगता है कि इस सारी गेम में अगर कोई लूजर है तो वो शहबाज शरीफ साहब है, ठीक वो, और अगर किसी ने गेन किया है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। ठीक, मुझे कोई कॉन्स्पिरेसी कहीं से नहीं लग रही। हाँ, ये जरूर है कि कहीं आपने ये महसूस कर लिया हो कि कहीं गैर जानिबदारी आ गई है जी, तो हम कोशिश कर लें। उस हद तक तो ठीक है चीज, लेकिन उससे हटके मुझे कुछ नहीं लग रहा। ये गवर्नमेंट, मुझे कम से कम ऐसी वाइब्स उस वक्त भी नहीं आई थी जब ये बहुत ज्यादा ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई थी, और अब भी नहीं है। मुझे अब भी नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये 5 साल पूरे होंगे। अब गेम होगी अगले 5 साल की। ठीक, कहीं कोई ऐसी अदम-ए-एतमाद कमजोर ला के ऑपोजिशन कोई इमरान खान साहब को ऐसा मौका ना दे दे कि वो अगले 5 साल भी उनके हो जाए। तो बहुत एहतियात से चलने की जरूरत है इनको, ऑपोजिशन वालों को। और शहबाज शरीफ साहब को बैठ के तन्हाई में सोचने की जरूरत है कि वो इस हद तक क्यों चले गए थे कि आज सबसे बड़े लूजर मैं ये मेरा ज़ाती तरजीह है कि वो नजर आ रहे हैं सारी गेम। सही जी, फैसल साहब। देखिए, जब मोना सिलाई साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब की जो हालत थी ना, वो काबिल दीद थी। वो बिल्कुल उस छोटे से मासूम बच्चे की तरह लग रहे थे जो चॉकलेट को देख के ना बहुत जो है वो खुश हो रहा होता है। अच्छा, वो जो इक़्तिदार से जो मोहब्बत है ना, वो हमारे हर सियासतदान में जो कितना भी दावा करे कि मैं इक़्तिदार से मोहब्बत नहीं है, मैं तो सिर्फ आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, जो इक़्तिदार से जो इमरान खान साहब की मोहब्बत है ना, वो उनके चेहरे से भी जो है ना वो इतनी छलक छलक के जो है ना एया हो रही थी कि वो खुशी से वो बिल्कुल ही निहाल हुए थे। अच्छा, वो इतने जज्बाती हो गए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि चौधरी साहब से ज़्यादा पॉलिटिकल स्किल जो है वो पाकिस्तान में किसी सियासतदान में नहीं है। जबकि उनको ये कहते वक्त उनको ये भी याद नहीं रहा कि वो माजी में किसी को जो है वो पंजाब का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो डाकू भी जो है वो इकरार दे चुके हैं। देखिए, इस वक्त हुकूमत की 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, एक काफ और एक MQM।
जी। काफ को तो उन्होंने कह दिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्किल इन्हीं के पास है, लेकिन मेरी इनसे दरखास्त है ये एमकेएम के मामले में इतने जज्बाती ना हो जाए कि इनको भी इसी तरह का कोई लक़ब या खिताब दे दें, क्योंकि माजी में एक दफा उन्होंने एमकेएम को नफीस आदमी कहा था। यकीन करें आज तक एमकेएम का जो है ना मजाक बनता है इस बात पे, चिड़ बन गई है एमकेएम की। जो वो गुजर रहा होता है एमकेएम वाला लोग उसको आवाज मारते हैं नफीस आदमी नफीस आदमी। तो एमकेएम के मामले में जज्बाती ना हो जाए, एमकेएम कहीं नहीं जा रही। वो जो कोई की बात होती है, कोई की तरफ से कोई सिग्नल नहीं है, जब तक सिग्नल नहीं होता इत्तेहादियों ने खासतौर पे एमकेएम ने तो जो है वो कहीं नहीं जाना। बाकी किसी को खुश होना है, हमारे आमिर भाई को तो खुश होते जाए, खुश होते रहे, खुश होने पे तो किसी के कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इनके तज्जिए याद रखिएगा आमिर साहब की, उन्होंने पिछले हफ्ते कह दिया था कि खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म बन रही है। आपने जब कुछ ना हो तो सुनाना जरूर है इनका तज्जिया। इशू लेकिन बात इसको समझने की जरूरत है कि ये जो सियासी गहमा गहमी हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, ये सिर्फ खबरों की हद तक है। बाकी आप दिलचस्प बात क्या है, देखिए कितना दिलचस्प बात है कि जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये फला कुव्वत के ऊपर तकिया करते हैं या ये फला कुव्वत इनके पसे पुश है, वो उनकी सरपरस्ती करती है। आज अपोजिशन जमातें भी उसी कुव्वत की तरफ देख रही है। वो कहा गया वोट को इज्जत दो का नारा, आज भी सबकी नजरें जो है ना गेट नंबर 4 पर ही लगी हुई है, कोई इशारा मिले हमें तो। बराबर अभी गेट नंबर 4 तो जो है ना वो सबके लिए फिलहाल तो जो है ना वो बंद है, जिनके लिए खुला हुआ है वो वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी गहमा गहमी चल रही है। बाकी जो ये जो सूरत हाल हुई ना थी गहमा गहमी, तो शायद इमरान खान साहब वो हो गए, तनाव में आ गए, दबाव में आ गए। अगर वो कुव्वतें पुष्पनाई छोड़ के सिर्फ न्यूट्रल भी हो जाए ना तो इमरान खान साहब अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। सही, वो भी न्यूट्रल भी नहीं। इमरान खान साहब के साथ जो लोग कल थे वही लोग आज हैं। ठीक है, जिन लोगों की हिमायत के लिए मुस्लिम लीग नून कल देख रही थी, आज भी मुस्लिम लीग नून जो है ना उन्हीं से अपनी हिमायत के लिए जो है ना दरखास्त गुजार है। अभी तक मुस्लिम लीग की दरखास्त पे जो है ना वो अप्रूवल की जो है ना वो साइन नहीं हुए। चले इलियास साहब, देखिए अपोजिशन की जानिब से जो इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ की गई, आपस में मुलाकातें की गई हैं, अपोजिशन पार्टियाँ आपस में ही मिली हैं, उसके अलावा इत्तेहादियों से भी किया है। अभी तक तो उनको ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो एक बात देखी जाए जिसमें ना ही काफ लीग की जानिब से ना ही एमकेएम की जानिब से इनकार नहीं किया गया। लेकिन वो कहते हैं वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि जी हम आपको बताएंगे मुशावरत करके। अब दूसरा सेशन होगा, उसमें पता चलेगा कि क्या लाहे अमल तय करते हैं। ये कहा जा रहा था कि अगले हफ्ते कोई ना कोई ऐसी अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी जिसमें अब देखें अगर इत्तेहादी नहीं आते तो जहांगीर तरीन साहब हैं, हम ख्याल ग्रुप है, वो दूसरी तरफ तमाम ऑप्शंस को अपोजिशन देख रही है। मौलाना फजल रहमान का अगले हफ्ते फिर दौरा होगा लाहौर का और वो मुलाकातें करेंगे। जरदारी साहब भी लाहौर में ही हैं, मौलाना फजल रहमान भी आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात करेंगे। अगरचे शहबाज शरीफ साहब को बड़े अग्रेसिव हैं इस मामले में, वो देख रहे हैं जिस तरह उस दिन मुलाकात करने के बाद पीडीएम की मुलाकात जो हुई उसमें वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी ज़ुबान में मौलाना फजल रहमान तरीक़ का ऐलान कर दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस बात को देख रहे थे कि जी वो इस तरह की पहले की तरह कोई भी ऐलान नहीं करना चाहते तरीका, लेकिन वो होमवर्क मुकम्मल करके उस पर देखना चाहते हैं कि वो कोई ऐलान करें तो जिस पर वो काम पूरा मुकम्मल तौर पर कर सके। यही वही बात है जैसे आमिर साहब कह रहे थे कि टेबल पर जब तक वो नहीं आएगी, उसकी अदम एतमाद की जो तहरीक नहीं आएगी, उस वक्त तक कोई पार्टी अपना कोई ऐसा फैसला नहीं देगा, खामोश रहेंगे। जैसे कल भी जितनी भी अपोजिशन की जमातों के शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई उसमें 3 सेशन हुए, 1-to-1 भी हुआ, दूसरा भी सेशन हुआ और उसके बाद सबके साथ मिलकर भी बैठ के बात की गई। अब ये जाहिर है इसमें तमाम देखी गई होगी सूरत हाल वगैरह के देखने के बाद यही कहा गया कि मुशावरत करने के बाद ही कोई किया जाएगा। इस तरह आइंदा दिनों में जो मौलाना फजल रहमान साहब आएंगे लाहौर में और आके मुलाकातें करेंगे, उसके बाद कोई सूरत हाल वाज़ेह होते नज़र आ रही है कि क्या ये तहरीक कहाँ तक जा सकती है या फिर ये ठप हो जाएगी। ठीक है जी, बहरहाल अब ये आने वाले दिनों में जाहिर है जो क्लियर पिक्चर है वो सामने आएगी कि इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। फ़िलहाल तो जिस तरह एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपोजिशन इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रही, लेकिन हालात बदल भी सकते हैं। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा खानेवाल में बर्बरियत, इंसानियत सोज वाक़यात का तदारुक कैसे हो, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ये
ये सफाकियत है, बर्बरियत है, वहशत है। अगर कोई जुर्म करता भी है तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए इंतजामी इदारे हैं, उसके लिए अदालत है। ये जो कल्चर है कि खुद ही जज, खुद ही मुद्दई, खुद ही मुंसिफ और खुद ही जल्लाद, ये नहीं चल सकता, किसी भी रियासत में नहीं चल सकता। नाज़रीन, सानिया सियालकोट के बाद सानिया खानेवाल ने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ मियाँ चन्नू के नवाही गांव में मुबैना तौर पर कुरान मजीद के सफ़ात नज़र आतिश करने के इल्ज़ाम में एक मुश्तइल हजूम ने एक शख्स को बेहमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया और उसकी लाश दरख्त के साथ लटका दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वर्सा का दावा है कि मकतूल 18 साल से ज़हनी बीमारी में मुब्तला था और अहले इलाका मकतूल की ज़हनी हालत के बारे में जानते थे। इंसानियत सोज वाक़े की हर मकतबा फ़िक्र की जानिब से शदीद मज़म्मत की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है। पुलिस ने यह दावा किया है कि 21 मरकज़ी मुल्ज़मान समेत 102 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान किया है कि किसी फ़र्द या गिरोह को कतन कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हुजूम के हाथों तशद्दुद को सख्ती से कुचला जाएगा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ज़ाहिर है हम तो बार बार यही कहेंगे कि अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसके बाद क्या एक्शन होता है, उस पर अमल दरामद कितना उतना होता है कि दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो। आपके ख्याल में अब ये जो खानेवाल में इंसानियत सोज वाक़या हुआ, अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है सियालकोट वाक़े के बाद, ये इन वाक़यात का तदारक किस तरह से मुमकिन हो सकता है? साथ ही आप पहले पार्ट में फैसल साहब की बात का जवाब भी देना चाहते थे, आप वो भी मुकम्मल कर सकते हैं और इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी। बिल्कुल, वो लालू खेत के दानिश पर चूंकि फैसल साहब हमारे साथ होते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं कि ये याद करा देते हैं कि मैंने पहले क्या कहा। तो देखिए, मैंने जो गुफ्तगू की उस वक्त तक नेशनल मीडिया पे कहीं अदम एतमाद की बात थी और उसके बाद पीडीएम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे जवाब आया कि हम अदम एतमाद की तारीख ला रहे हैं। हमारा काम है खबर लाना, खबर के ऊपर तजबिया करना, मुशाहिदा। हमारी वो तमाम चीजें दुरुस्त साबित हुई। अब ये लालू खेत के दानिश्वर खुद सोचें कि ये कब कैसे सोच के क्या बात कर देते हैं। अब आ जाए अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मुझे भी इनका जवाब देना है। दुआ मैं आपकी तरफ आती हूँ, पहले कंप्लीट करने जवाब जी। हमारे पास जवाब में दे दूं। मैं इन सब को खुद अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से कहूंगा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हुकूमत का काम नहीं है, नोटिस लेना हुकूमत का काम नहीं है। जिस शहबाज शरीफ को आप बहुत ताने मारते हैं, वो कसूर में पहुंचा भी था और उसने सारों की तसल्ली भी की थी, ट्रायल भी कराए थे, अदालतों से भी रिक्वेस्ट की थी। तो जनाबे वाला नोटिस लेना और वो कख ना हिलने वाली कहानी बन रही है। आप किस तरह के नोटिस लेते हैं? मैं कतर से आऊंगा, मैं साहिवाल वालों को 3 दिन में टांग दूंगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो जनाब, आप अपनी पॉलिसी पे देखें कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ना क्या चाहते हैं। बिल्कुल दो मुतजाद सतहों सियासत कौम हम एक खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ा रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को। कि वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक मीटिंग में कहा ना कि यार मैं खुद क्या करता रहा, अब मैं क्या कह रहा हूँ लोगों को। इशू ये है कि पकड़ के इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए, समरी ट्रायल होना चाहिए। आप चीफ जस्टिस कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो सियालकोट का सानिया हो या खानेवाल का हो, जिन्होंने ये काम किया है, जिन लोगों ने मनसूबाबंदी की, सबको सजाएं देंगे, इबरतनाक सजाएं, और उन पर अमल दरामद होगा, फिर ये माशरा ठीक हो सकता है। वरना ये वाकयात हमने कितनी वो बैसियत कौम पूरा जोर लगा के सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने दुनिया भर को कि ताकि सियालकोट की इंडस्ट्री भी तबाह ना हो जाए, क्योंकि सारी एक्सपोर्ट वहां से हो रही है, जराई का सामान हो, स्पोर्ट्स का सामान हो, दुनिया भर में जाता है। सियालकोट का एक बड़ा नाम है, बड़ी मुश्किल से काम हो गया। और वो मियाँ चन्नू तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ससुराल बताया जाता है, वहाँ पे जितने पुलिस के लोग लगते हैं उनकी तो खास छानबीन होती है। यहाँ पे थानेदार बराह रास्त मुलविस हो गया कि जिस शख्स पे इल्जाम आया बजाय कोर्ट तक लेके जाते उसे मौके वाले कर दिए। ये ताहिर अशरफी काम नहीं चलेगा। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम मुतमईन नहीं हो सकते। जी फैसल साहब, मैं आमिर साहब की आपकी इजाज़त से जवाब देना चाहता हूँ। जी श्योर। ये जो कह रहे हैं ना, जब कहीं कोई बात नहीं हुआ था तो मैंने कहा था, तो अब ये कहना चाह रहे हैं मुझे किसी ने स्क्रिप्ट दिया था कि तुम फुल जड़ी छोड़ दो उसके बाद हम करेंगे। भाई किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पे ना चलें, आप साफी है, कठपुतली ना बने लोगों की, साफी रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमको कहा कि हम लालू खेत के तजियाकार है। सुन रहे ना, अब हौसले रख के सुने, हौसले से सुने, हौसला रखें, हौसला। आपने तो खुद मान लिया ना मैं कठपुतली बंदा इस्तेमाल हो गया, ये तो आपने कह दिया ना मैं इस्तेमाल हुआ हूँ। अब सुने ना, बात तो सुने। दूसरी बात इन्होंने हमें कही कि आप जो है वो लालू खेत के तजियाकार है। हाँ भाई, हम बिल्कुल लालू खेत के तजियाकार है
और आमिर साहब जो है वो कम से कम इस प्रोग्राम के जो है ना वो नंबर 1 जो है वो तज्जियाकार है। जिस तरह वज़ीर आज़म ने जो है ना नंबर 1 और नंबर 2 की वो की है ना रेटिंग, अगर इस प्रोग्राम में रेटिंग हो ना तो आमिर साहब जो है ना वो नंबर 1 जो है ना तज्जियाकार डिक्लेयर हो जाए, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने रेटिंग की है। ठीक है, अब आप सवाल की तरफ आइए। हो नंबर 3 भी हो, सारे नंबर ही हो, सारे नंबर दे देंगे। आप सवाल की तरफ आइए। सारे नंबर, हमें वो नंबर चाहिए नहीं, आमिर साहब को मालिक को, हम तो लालू खेत को मालिक। ठीक है फैसल साहब। देखिए ये जो सियालकोट का जब सानिया हुआ था ना, उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि 2 दिन बाद हम इस सानिया को भूल जाएंगे और जिस माशरे में और जिस सोसाइटी में अब जिंदा है ना, वहाँ एक और सानिया जन्म लेगा और हम उस पर लग जाएंगे। अभी जो सानिया हुआ है इसको भी हम भूल जाएंगे, 2 दिन के बाद एक और सानिया होगा, हम उसमें लग जाएंगे, क्योंकि हम मसले को हल ही नहीं करना चाह रहे। इतनी एक इंतहा पसंद सोसाइटी हो गई है, इतनी इंतहा पसंद सोसाइटी हो गई है कि जहाँ बाकायदा नफरत का जो है ना बाजार लगाया जाता है, जहाँ नफरत बाकायदा जो है फरोख की जाती है और इसके खरीदार मौजूद है, नफरत बेचने वाले भी बहुत हैं, नफरत खरीदने वाले भी बहुत हैं। इस मसले को हल करने के लिए किसी सतह से भी चाहे वो हमारा सियासतदान हो या हमारा मजहबी तबका हो, इसको हल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए संजीदा कोशिश ही नहीं कर रहा। कितने ऐसे लोग हैं जो इस माशरे में काबिल एहतराम समझे जाते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी दुकानें भी इन्हीं कामों से चल रही हैं। ये जो अलमिया हुआ है, मासूम लोग, अब देखें ना किसी एक जहनी माजूर को जिस तरीके से मार दिया गया आप, और इतनी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है कि लोग इन वाक़यात की मजम्मत करते हुए भी खौफ खाते हैं, मजम्मत करते हुए भी लोग डरते हैं कि कहीं उन पे जो है सारा जो है मलबा ना गिर जाए, वही किसी जो है वो अताब का जो है वो शिकार ना हो जाए। हल क्या है अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो सूरत हाल इस माशरे की, सोसाइटी की जा रही है ना, दिन ब दिन जिस माशरा जो है ना वो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और ये तबाही और बर्बादी में अगर कोई ये समझ रहा है ना कि वो महफूज हो, तो वो किसी खुशफहमी का शिकार है। कोई भी इंसान इस वक्त माशरे में जो है ना सोसाइटी में महफूज नहीं है। हर इंसान इस वक्त इंतहा पसंदों के निशाने पर है। किसको किस बात के जुर्म में जो है ना आप कोई भी इल्ज़ाम लगा के जो है ना आप फिट कर दें, सोसाइटी कबूल कर लेती है। अलमिया है इस माशरे का। जी आया साहब, देखिए ये जो वाक़यात हैं ये रियासत की माजी की कमज़ोरियाँ हैं। रियासत बराह रास्त ज़िम्मेदार रही है इस तरह के मामलात में। जो मॉब जस्टिस का कल्चर हमारे यहाँ आ गया, ये कौन सा इस्लाम ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं? इस्लाम में तो ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है कि एक बेगुनाह का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल जहाँ वो कह रहा होता है एक मज़हब और दीन, उसमें इस तरह की गुंजाइश कैसे निकाली जा सकती है, मेरी समझ से बाहर है। अब आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनकी तजवीज़ से मैं इत्तफाक करता हूँ। इस वक्त चूँकि सियालकोट के साने के बाद ही ये स्पीडी ट्रायल पे जाना पड़ेगा इस तरह के वाक़यात पे, जहां मॉब जस्टिस हो उनके लिए स्पेशल अदालतें बना दें। और गवर्नमेंट इस वक्त अगर ये इनिशिएटिव लेगी, आई डोंट थिंक सो इस मुल्क में कोई भी उसकी मुखालफत कर पाएगा, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों, इवन आपकी मजहबी और दीनी जमातें भी इसकी मुखालफत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये आपने एक गलत रिवाज और रिवायत डाली और इस हद तक पहुँच गए और ये हालत हमारी हो गई। अब ये वक्त है, ये खाली बयानात से बात नहीं बनेगी। ताहिर अशरफी साहब ने कल रात मुझे फ़ोन करके भी बड़ा इज़हार अफसोस किया और कह रहे थे कि ये कैसे रुकेगा। इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, आप स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ती हैं वो बनाएं, स्पीडी ट्रायल की तरफ जाएं और एक दफ़ा इसको लोगों को ये बता दें कि जहां मॉब जस्टिस के लिए लोग जाएंगे उनको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। उसके बाद आप यकीन करें आपका मुआशरा ठीक हो जाएगा और लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कानून हमने हाथ में नहीं लेना, इसके लिए कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, वहाँ से अगर कोई गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी, अगर कोई गुनाहगार नहीं है तो वो बाइज्जत बरी होगा। ये जब तक आप नहीं करेंगे, आप बयानात देते रहें, नोटिस लेते रहें, ये इस तरह के वाक़यात होते रहें। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, बात यह है, बिल्कुल अयाज साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें 3 रियासत, उसके बाद जुडिशरी और पुलिस। अगर ये मिल के इसको स्पीडी ट्रायल करें और स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, और क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो इनको मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में ले जाएं, स्पेशल कोर्ट्स को, वहाँ पर इनको डे टू डे मीटिंग हो। और सबसे बड़ा जो पुलिस जो सबसे केस खराब करती है वो ये है कि 100 आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं, जिससे इनके अपने होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जी, किससे पैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, किसको छोड़ना है, वो करना है। ये हमारा पिटफॉल सिस्टम का है।
10 से 15 लोग जो मेन रिंग लीडर थे उनको CCTV कैमरे से पिक करें, उनके खिलाफ ट्रायल करें। और ये जो है ना 6 महीने 8 महीने, अगर आज सियालकोट इंसिडेंट का डिसीजन हो गया होता और जो मुलजिम थे उनको सजा मिल गई होती तो आई कैन अश्योर यू ये इंसिडेंट ना होता। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए इमीडिएटली 1-2 महीने का टाइम होना चाहिए, इसके अंदर डे नाइट करके इन्वेस्टिगेशन करें, स्पीडी ट्रायल करें और उनको सजा दें। और इसके लिए जो प्रोटेक्शन चाहिए वो रियासत को देनी चाहिए। इसके लिए पुलिस, जुडिशरी ये एक हाल निकालें इसका। और सेकंड, ये एक इंटरनेशनल इमेज, ये जो श्रीलंका का इंसिडेंट था, दुनिया देख रही है इसको। इसलिए हमारे मुल्क का एक्सट्रीमिस्ट जो एक इमेज आता है वो ये है। और जो उनकी एप्रीहेंशन है कि इस्लामिक मुल्क है, फिर न्यूक्लियर मुल्क है, और उसके बाद ये एक्सट्रीमिज्म है, न्यूक्लियर हथियार उनके हाथ ना लग जाएं, उसको तकबीयत हम देते रहते हैं। और ये एक एजेंडा है, कोई ना कोई इनके अंदर इन एडवांटेज। ज़्यादा हमारे जो लीडर हैं, लोग हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि कौन इसको इंस्टिगेट कर रहा है, कौन से एजेंडे को चला रहा है कि हमने मुल्क को, पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन के नुकसान करना है, वो नुकसान हो जाता है और उसके बाद ये हरकत होते हैं। तो इसका आंसर इज स्पीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट, कैंटोनमेंट के अंदर, ताकि इसका मसला हल हो सके। सही। इलियास साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है? जी आमिर साहब जी। वो ये कि बिल्कुल इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, क्यों मिलिट्री कोर्ट बने या मिलिट्री कंटोनमेंट में? क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हाई कोर्ट और इंतजामिया इस काबिल भी नहीं है लोगों को सजाएं देके? आमिर साहब बिल्कुल इस काबिल नहीं है। देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट। आई एम नॉट से मिलिट्री कोर्ट्स, स्पेशल सेशन, एडिशनल सेशन जज जो भी हो, लेकिन कंटोनमेंट में लेके जाएं, वरना ये नहीं होगा कभी भी। डरते हैं लोग। सिविल कोर्ट्स में होते रहे हैं, लगाए ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, माशाल्लाह 21 ग्रेड में होता है। नहीं तो वही लगेगा ना। नहीं आमिर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। 1 मिनट सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेशल सिविल कोर्ट्स एडिशनल सेशन लगे, लेकिन प्रोटेक्शन उनकी होनी चाहिए। मसला ये है। ये हम तनख्वाहें देते हैं, हमारी कोर्ट्स हमारे। आमिर साहब, क्योंकि आपकी ऑडियो थोड़ी ब्रेक हो रही है तो इसलिए ब्रेक साहब समझ नहीं पा रहे होंगे। तो अब मैं एक ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, बात ये मैं कह रहा हूँ स्पेशल सिविल कोर्ट्स हेडेड बाय एडिशनल सेशन जज, लेकिन उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। या इतनी अच्छी खुद प्रोटेक्शन दे या कंटोनमेंट ले जाए, बट होंगे सिविल कोर्ट्स ही। सही। ये क्या बात? इलियास साहब, सरकारों को तनख्वाहें हमारे खजाने से दी जाती हैं, ये अपना काम नहीं काम करते ना, काम नहीं करते। देखिए बिल्कुल जी, इसी तरह होना चाहिए कि जब एक वाक़या हो जाता है कुछ दिन तो उसकी नोटिस ले लिया, रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है, हफ्ते बाद खामोशी, फिर 15 दिन बाद उस पर मसला होता है। मीनार पाकिस्तान का इशू हुआ, सियालकोट का इशू हुआ। अब देख लें आज सियालकोट के जो मुलजमान थे, वो एक बात बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने ठीक है, 88 बंदे पकड़ लिए, 88 बंदे बल्कि 100-150 बंदा पकड़ लिया। उन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें से बंदे निकालते गए। इसी तरह मीनार पाकिस्तान पकड़ लिए, केस को सारा पकड़ के कमज़ोर कर देते। हालांकि इनके पास सब कुछ होता है, CCTV फुटेज से बंदों को निशानदेही हो जाती है, लेकिन फिर वो मसला वो आ जाता है कि जी उनको में से कुछ जो छोड़ने होते हैं उन्होंने छोड़ देते हैं। सिस्टम इनके पास सारा कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन सही तरह होती नहीं। अब वो जो सियालकोट के बंदे थे आज सारे मुंतकिल किए हैं इन्होंने इधर कोट लखपत जेल में, ताकि इधर ट्रायल हो सके, क्योंकि ट्रायल करने के लिए इनके पास सेफ जगह ही नहीं है। और जो होती है कि ट्रायल कोर्ट के इधर को आना पड़ेगा, जज साहब को आना पड़ेगा, आके इधर ट्रायल करने पड़ेंगे, उधर वो कर नहीं सकते बाहर वगैरह। तो ऐसा इशू करते, अभी एक इशू ठंडा नहीं पड़ा था, अब खानेवाल का हो गया। अब जाहिर है जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे, इसको देखेंगे नहीं, इस पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनेगा कि बंदों को फौरी तौर पर सजा जब तक नहीं होगी, उनको पता हो कि जी अब उनको पता है कि इधर कुछ डिले होगा, लेकिन डिले होने के बाद जैसे सियालकोट के वाक़या हुआ तो उसमें डिले हुआ और मुलजमान अब बाहर आ गए। तो वो जो इस तरह जो सूरत सियालकोट में जो पहले वाक़या हुआ था, 2 भाइयों को जो किया गया था कत्ल, तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जब तक इनको इस तरह नहीं करेगी गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। ये नहीं है नोटिस ले लेना, IG का नोटिस ले लिया, CM का नोटिस हो गया और CCP, ये नोटिस बस सिर्फ वक्ती तौर पर बात होते हैं, एक प्रेशर रिलीज करने के लिए करते हैं। लेकिन जब तक उनको पकड़ के उनको सजा नहीं बनाएंगे, उसके लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये इसी तरह चलता रहेगा। और जो दूसरी बात है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ये इस बारे में कोई निसाब ऐसा हो कि बच्चे एग्रेसिव ना हो ज़्यादा लोग, इसके लिए काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसमें बैठ के काम करें ताकि ये लोगों में इस तरह की नौबत ही ना आए
कि एग्रेसिव हो और गलत अपने मकासद इस्तेमाल कर सके, जो करे उसके बारे में पता हो कि जी ये कानून के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो देखें फिर कोई नहीं करेगा, इस तरह ठीक हो जाएगा सारा सिस्टम। बिल्कुल जी, आप दुरुस्त है। नोटिस से ज़ाहिर है कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इसको अमल नहीं करते, सज़ाओं को जो है वो यकीनी नहीं बनाते, उस वक्त तक ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात को रोकना नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, मोदी की फाशिस्ट रियासती पॉलिसी, क्या भारत की तबाही का वक्त आ गया? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हिंदू इंतहा पसंदी ने भारत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। मुतशद्दिद जत्थों ने भारत में मुसलमानों और अक़लियतों का जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदी भारत की रियासती पॉलिसी है और अब हिंदुस्तान में हिंदू ही रह सकते हैं, अक़लियतों की कोई जगह नहीं है। कि उन्होंने ये भी पेशगोई की कि बढ़ती इंतहा पसंदी के बाइस भारत यूगोस्लाविया और सोवियत यूनियन की तरह टूट जाएगा। इसी हवाले से हमारा सवाल है, बरगी साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, आप जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त अक़लियतों को मद्देनज़र रखते हुए भारत में माहौल नज़र आ रहा है, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि ये मोदी सरकार की रियासती पॉलिसी है कि इसी तरह के हालात होने चाहिए अक़लियतों के लिए। आपके ख्याल में ये सारा माहौल देखते हुए वाकई भारत तबाही के दहाने पर आ गया? मैं हमेशा ओपनली कहता हूँ, और अगर आपने उसका अनुराधा राय का जो करण थापा को इंटरव्यू दिया उसने बड़ा क्लियर कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस पॉलिसी पे जा रहा है, जिस एजेंडे पे जा रहा है, जिस हिंदुत्व पे जा रहा है, जिस हिंदुइज्म पे जा रहा है, जिस एक्सट्रीमिज्म पे जा रहा है, वो इंडिया को हिस्से बिखरे तोड़ देगा। अगर सोवियत यूनियन की तरह ये भी इनकी स्टेट टूट जाएंगी। ये तो पहले ही एक जो है नेशन तो है ही नहीं, इट्स अ स्टेट्स, डिफरेंट मुलायम नेशन नहीं है ये, इनमें वो नेशनहुड की बात ही नहीं है। इसलिए ये जो पॉलिसी पर है, जिस तरह इनसिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं मुसलमानों में, सिखों में, क्रिश्चियन में, आपने क्रिश्चियन का चर्च का भी देखा कैसे इन्होंने वहां पर जाके हमला किया, उसके बाद बाबरी मस्जिद को तबाह किया, फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे डिसीजन दे रहा है। अभी आपके सामने कर्नाटका में तो वहां पर हाई कोर्ट ने ये अभी तक कह दिया कि हिजाब नहीं पहन सकते जब तक फैसला, और फैसला कभी भी नहीं आएगा। और जिस तरीके से डराया जा रहा है, अभी धारे की वॉइस आनी शुरू हो गई है। लीगल फॉर्म जो इंग्लैंड वालों ने क्या कहा है, अभी अमेरिकन ने की उनकी जो एक थी थिंक टैंक, उन्होंने क्या बात की, एवरीबॉडी सेइंग कि इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स मुस्लिम जेनोसाइड, और ये जेनोसाइड का स्टार्ट है जिस तरीके से वो जा रहा है। ये बड़ा खतरनाक खेल रहा है। ये एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो एक गुजरात के मुसलमानों को कातिल भी है, और ये चार का टोला मिला हुआ है एक्चुअली चारों में। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। आप देखें दुनिया पाकिस्तान को आइसोलेट करता करता ही दुनिया में आइसोलेट हो गया। चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, टू एन एक्सटेंड ईरान, बाकी ममालिक, ये सारे रीजन में ये बिल्कुल आइसोलेट है। श्रीलंका, भूटान, नेपाल सब हो गए। इसलिए मैं इंशाल्लाह ये हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, इसके होते हुए इंडिया टूटेगा और इंडिया को तोड़ने में सबसे बड़ा इसका हाथ होगा। और ये मुझे यकीन है कि जिस पॉलिसी पे जा रहा है, ये पॉलिसी अल्टीमेटली हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर फॉर इंडिया। जी आया सर, और हिस्ट्री में अगर हम ज़्यादा दूर ना भी जाएं तो ये वो शिद्दत पसंदी है जिसका आगाज़ महात्मा गांधी के कत्ल से होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने हमारे लिए भूख हड़ताल भी की पाकिस्तान के लिए कि भाई उसके हिस्सा दो। कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं कि मुसलमानों को बचाने की भी उन्होंने कोशिश की। अब चूँकि स्टेट ने उसे ओन कर लिया है, स्टेट की पॉलिसी है ये, इसलिए आपको कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कहीं नज़र नहीं आएगा कि कहीं आपको कोई इंसाफ होता हुआ नज़र आए। तो जब इस हद तक शिद्दत पसंदी के रंग में रंग जाए पूरी स्टेट, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा तो ज़ाहिर है टूटने की सूरत में निकलेगा, क्योंकि इंडिया इतने बड़ा है, इतने ज़्यादा उसके, और आज तक बचत उसकी ये कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है जिस पे उसकी बचत हो रही थी। लेकिन चूँकि आपने उसको रियासत को उस तरफ ले कर चले गए, और वहाँ मैं आपको बताऊं अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके, उत्तर प्रदेश ज़ाहिर है सबसे बड़ी है उनकी, अभी मार्च में जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगी कि एक तो योगी वहाँ से फारिग होगा, और इसका आगाज़ मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप ये मत समझें कि वहाँ जो मेजॉरिटी हिंदूज भी हैं वो भी इसके हक में हैं। सिर्फ ये चूँकि स्टेट पॉलिसी है, जो शिद्दत पसंद हैं वो चूँकि इस वक्त आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि ताकत में हैं वो, वरना जो समझदार हिंदू है, वो जो पढ़ा लिखा है, वो बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं करता। वो बहुत सी आवाज़ें हमें वहाँ से उस तरफ से भी उठती नज़र आती हैं, और यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है किसी मुल्क के लिए,
कि आप बज़ाहिर तो हिंदुत्व का वो लेके चल रहे हैं, लेकिन हिंदू भी सारे आपके साथ नहीं है, और बाकी तो आप जो कर रहे हैं सिखों के साथ, मुसलमानों, ईसाइयों और इवन दलित के साथ, और आपके जो लो कास्ट हिंदूज हैं, वो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, ज़ाहिर है टूटने की तरफ जाएंगे, और तो हल नहीं है इसका। जी आमिर साहब। चलिए, ब्रिगेडियर साहब की जो आखिरी फिक्र था कि इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी में भारत को टूट कर देखेंगे, तो इनके मुंह में भी घी शक्कर जाहिर है, और ये तो हमारी होती है ना, हम बात जब कर रहे होते हैं। असल इशू ये है कि वो क्या कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें सबसे पहले अपने मुल्क को मजबूत करना है, ठीक करना है, और जो अभी हम दूसरे सेगमेंट में बात कर रहे थे, उन चीजों की तो रखनी है, इंडिया की तरफ गुफ्तगू जरूर करनी चाहिए। जाहिर है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है कि 2 साल हो गए और वहाँ पे जिंदगी अजीरन कर दी गई है। वैसे तो जब से मकबूजा कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद दिया, वहाँ पे जिंदगी अजीरन ही है। तो हमें उन सब की तरफ एक मौसर आवाज बनना चाहिए। तो इंडिया से आवाजें उठ रही हैं, ये इंटरनेशनली हमें उसको उठाना चाहिए आगे चल के। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है और हमारी जो फॉरेन ऑफिस है, उसको अभी हफ्ते भी प्रोग्राम NDC पे किया था कि फॉरेन ऑफिस को बहुत अच्छे अंदाज से वो जो बच्ची वाला अजाब वाला वाकया था लेके चलना चाहिए। सिर्फ एक वाकये के बाद दूसरे के ऊपर की बजाय हमारे डेस्क को फॉरेन ऑफिस के प्रॉपरली काम करना चाहिए, और दुनिया में इंडिया का जो सही और मकरू चेहरा है वो सामने लेके आना। ठीक जी फैसल साहब। देखिए, इंडिया में जो इंतहा पसंदी है ना, वो बम बन के जो है ना इंडिया की गली गली में जो है ना वो फटना शुरू हो गए। और ये यार साहब की बात सही है कि इंडिया से भी जो हिंदू हैं बहुत सारे पढ़े लिखे, वो इस इंतहा पसंदी के खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठा रहे हैं, क्योंकि उस इंतहा पसंदी की जो अब लपेट में पहले तो सिर्फ मुसलमान और सिख आ रहे थे, अब उस इंतहा पसंदी से जो है वहाँ का हिंदू भी जो है वो महफूज नहीं है। तो ये इंतहा पसंदी जो है ना खुद इस वक्त भारत के लिए जो है ना वो सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अब ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में पूरी दुनिया को दिखाए कि वो ये जनूनी और एक इंतहा पसंद हुकूमत है, जो कश्मीर जो इनके अपनी जो मुल्क है वहाँ भी जो है अपने लोगों के साथ जो है रियायत करने को जो है तैयार नहीं है। ठीक जी इलियास साहब। नहीं, भारत में इंतहा पसंदी की जो है वो सबसे बड़ी मिसालें देख लें कश्मीर पर, इसके अलावा फिर किसानों पर जो इतना तशद्दुद किया आपने, देखें ट्रैक्टर गुजार दिए उन पर, खातून और ख़वातीन पर, और मुसलमानों पर, इस पर क्रिश्चियन पर, मंदिरों बल्कि अपने जो नीची जाति के उनके जो लोग हैं उनके मुताबिक हिंदुओं के उनके साथ भी तशद्दुद करते हैं। तो ये तो दिखाना चाहिए, बिल्कुल हमारे मुल्क को चाहिए बिल्कुल दिखाएं, और जो असल चेहरा सामने आ गया, और जाहिर है अल्टीमेटली इसका नुकसान तो इंडिया को है। ठीक है लिया साहब, आपका पॉइंट ऑफ वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।